हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने अपनी संपत्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया? जिस तरह से हमने देखा, मैंने एक वीडियो इसमें पहले भी बनाया हुआ है भारत पाकिस्तान के विभाजन के ऊपर कि किस तरह से इन घटनाओं में कितना अधिक नुकसान हुआ था, कितना ज्यादा मनमुटाव हुआ था, कितनी ज्यादा लड़ाइयां हुई थी। तो क्या संपत्तियों के बंटवारे में भी इसी तरह का खून खराबे की नौबत आ गई, तू मैं की नौबत आ गई थी क्या? किस तरह से ये भारत और पाकिस्तान ने अंग्रेजों की अविभाजित भारत की संपत्तियों का बंटवारा किया था? किस प्रकार कौन सी चीजों का यह निर्धारण हुआ कि कौन सी चीज हिंदुस्तान में रहेगी, कौन सी चीज पाकिस्तान में रहेगी? ये सब जानने के लिए आज आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको आज कुछ चौंका देने वाले तथ्य सामने आएंगे। तो ये जो संपत्तियों का बंटवारा हुआ, इसके लिए भी लॉर्ड माउंटबेटन ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में कांग्रेस पार्टी के और मुस्लिम लीग दोनों के ही सदस्य थे। कांग्रेस पार्टी की सदस्य इसमें एच.एम. पटेल थे। एच.एम. पटेल और मुस्लिम लीग की तरफ से चौधरी मोहम्मद अली, ये कमेटी के मेन मेंबर्स थे। इसके अपार्ट कुछ और लोग भी थे, जैसे सरदार पटेल, पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। इन लोगों का भी इसमें योगदान रहा। अलग अलग कमिटीज अलग अलग तरीके से काम कर रही थी, पर ये दो लोग मेन थे। सबसे पहली डिमांड थी हमारे कंट्री के नाम की, इंडिया। कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपना दावा रखा और उधर मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान का सपना लेकर के चल रहे थे और उसलिए उन्होंने भी इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करी। सो एज सच इंडिया नाम पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया और इंडिया नाम हमको ही मिल गया। कांग्रेस पार्टी ने एक और प्रपोजल पर रिजेक्शन लगा दी थी, वो था हमारे देश का नाम हिंदुस्तान करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने इसको कहा कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा नाम इंडिया और हिंदी में भारत रखा गया और पाकिस्तान जो दूसरा नया मुल्क बन गया उसका नाम पाकिस्तान रखा गया था। इसके बाद एक और मुद्दा आया जो कि सबसे ज्यादा कंटेजियस था, वो था कैश एसेट्स का, मूवेबल एसेट्स का। जो पैसा उस वक्त के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश में और गोल्ड के फॉर्म में रखा हुआ था, इस ट्रेजरी का क्या करना था। काफी डेलिब्रेशंस के बाद लॉर्ड माउंटबेटन और एच.एम. पटेल एंड चौधरी मोहम्मद अली ने यह डिसाइड करा कि इसका फॉर्मूला तय कर दिया जाए। इसका फॉर्मूला तय हुआ था 82.5% इंडिया के फेवर में और 17.5% पाकिस्तान के फेवर में। यानी कि आरबीआई में जितना भी कैश रिजर्व्स था और गोल्ड रिजर्व्स था, उसको 17.5% पाकिस्तान को देना था। उस वक्त भारत के खजाने में 400 करोड़ रुपए थे। इस 400 करोड़ रुपए में से वर्कआउट किया गया, फिर दोबारा कुछ नेगोशिएशंस बना करके और 75 करोड़ पाकिस्तान को देने की बात कर दी गई। इस बात पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों दल तैयार हो गए थे। फौरी तौर पर इंटरिम ग्रांट 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए तुरंत दे दिए गए, जैसे ही उसकी आजादी हुई। और इसके बाद दूसरी लड़ाई का मुद्दा था मूवेबल एसेट्स का। वो एसेट्स जो कि भारत के विभिन्न कार्यालयों में रखे हुए थे, जैसे कुर्सियां, मेज, टाइपराइटर्स, पेंसिल्स, पेन्स, बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी के अलग अलग आइटम्स। इस चीज को लेकर के भी इस कमेटी में बहुत वाद विवाद हुआ। हर आदमी अपनी तरफ ज्यादा चाह रहा था। कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा उनको मिले, मुस्लिम लीग चाह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा उनको मिले। हालत यहां तक आ गई थी कि ऑफिस में बैठे बैठे लोग अच्छे टाइपराइटर्स को छिपा करके लेकर के चले गए और वहां पर पुराने और घटिया टाइपराइटर्स को रख दिया गया ताकि वो विभाजित हो जाएं। ये इस कदर हालात खराब थे। फिर भी फॉर्मूला जो इस चीज पर तय किया गया था वो 80-20 का किया गया था, यानी 80% मूवेबल एसेट्स इंडिया के होंगे और 20% पाकिस्तान चले जाएंगे। ये एसेट्स जो थे वो भारत के सारे कार्यालयों में एक साथ दिए गए। जहां पर भी जितनी कुर्सियां थी वो 80-20 के रेशो में जा रही थी। कुछ जगहों पर तो आधा आधा भी कर दिया गया। पंजाब प्रोविंस के अंदर तो आधा आधा भी किया गया। आधी कुर्सियां हिंदुस्तान को गई, आधी कुर्सियां पाकिस्तान को चली गई। जहां पे ऑड नंबर की आई, वहां पर उस कुर्सी या टेबल को आधा काट दिया गया और ले जाया गया। इसी तरह से
लाइब्रेरीज में कुछ बुक्स आधी इधर चली गई, आधी उधर चली गई। ये वाला हालात बहुत ज्यादा खराब रहे। इसके बाद खूब ज्यादा इस मुद्दे पर लड़ाई हुई थी। और एक और मुद्दा जो इस वक्त उठ के सामने आया था कि भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को जो 20 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे दी थी अपने 75 करोड़ में से, वह भी 55 करोड़ रुपए देने और बाकी थे। परंतु इधर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, कश्मीर में अपनी फौज भेज दी थी अक्टूबर में, जिसके बाद सरदार पटेल नाराज हो गए और सरदार पटेल ने इस 55 करोड़ रुपए को देने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें 55 करोड़ रुपए चाहिए। सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को मना लिया था कि हम ये 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे, और भारत ने पाकिस्तान को साफ दो टूक शब्दों में कह दिया था कि किसी भी सूरत में ये 55 करोड़ रुपए नहीं जाएंगे, क्योंकि इसी पैसे से पाकिस्तान अपनी आर्मी को फंड कर रहा है और वो भारत पर हमला कर रहा है। बात बिल्कुल तैयार हो गई। पाकिस्तान इस मुद्दे को यूएन में ले जाने को तैयार था, परंतु महात्मा गांधी को इस बात का भनक लगी और उनका यह कहना था कि जो वायदा हमने उनको किया था 75 करोड़ का, उसमें से ये बकाया 55 करोड़ रुपए भी उनको दे दिए जाने चाहिए। परंतु कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। ये 55 करोड़ रुपए देने के लिए ना तो पंडित नेहरू तैयार थे, ना सरदार पटेल तैयार थे, पर गांधी जी का प्रेशर था। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान को उसका जो जायज हक है, कम से कम वो 55 करोड़ रुपए तो दिए ही जाएं। जब उन्होंने देखा कि ये सरकार और कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और कोई इस पे सुनने समझने को तैयार नहीं हो रहा है, तो गांधी जी ने एक आमरण अनशन कर दिया, फास्ट अनटू डेथ, जिसके आगे कांग्रेस पार्टी को मजबूर होना पड़ा और पाकिस्तान को ये 55 करोड़ रुपए अदा किए जाने लगे। तो ये थी कहानी उस 55 करोड़ रुपए की, जो उनको ना चाहते हुए भी उस वक्त की भारत सरकार को पाकिस्तान को देना पड़ा था। इसके बाद जैसा हमने आपको बताया, लाइब्रेरी से, एनसाइक्लोपीडिया जैसी लाइब्रेरी से, उसमें भी ऑल्टरनेट वॉल्यूम एक इंडिया में रखा गया तो दूसरा पाकिस्तान चला गया। यानी ए अल्फाबेट से जो एनसाइक्लोपीडिया थी वो इंडिया के पास रह गई, बी वाली पाकिस्तान चली गई, सी वाली फिर इंडिया में रह गई। जहां पर ऑड नंबर की किताबें थी उनको फाड़ करके आधा आधा कर दिया गया था। इस तरह की थी। परंतु एक चीज थी जिसका कोई विभाजन नहीं हुआ, वो था भारत का गुप्तचर विभाग। होम मंत्री उस वक्त हमारे देश के गृह मंत्री सरदार पटेल थे। उन्होंने साफ दो टूक शब्दों में कह दिया था कि गुप्तचर व्यवस्थाएं बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होंगी। तो हमने गुप्तचर बिल्कुल अपने पास रखा था, पूरा का पूरा 100% गुप्तचर व्यवस्था भारत के पास चली आई थी। इसके बाद और संपत्तियों का विभाजन में कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी सामने आई थी, जैसे प्रिंटिंग प्रेस। उस वक्त केवल एक ही प्रिंटिंग प्रेस थी जो करेंसी प्रेस छाप रही थी इंडिया में, वो नासिक में थी, और उसको किसी भी सूरत में वहां पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। भारत ने भी साफ तौर पर मना कर दिया था पाकिस्तान को कि अब वो इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा इस तरीके से। यहां पर प्रिंट हुआ हुआ पैसा ही उनका चल रहा था। पाकिस्तान ने एक सुझाव यह दिया कि कुछ समय तक उनकी करेंसी यहां पर प्रिंट की जाए, जिसके लिए भारत सरकार ने उनको इसके भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मजबूरी में पाकिस्तान को प्री इंडिपेंडेंस एरा के नोट्स ही अपने यहां चलाने पड़े, बट उसके पीछे उन्होंने एक स्टैंप लगा दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। आजादी के बाद उनके बैंक्स उसके ऊपर स्टैंप लगा रहे थे। दूसरा एक और आता है लिकर का। जितने भी लिकर थी वो भारत को दे दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री था और मुस्लिम रिलीजन में शराब प्रतिबंधित है। तो सारी की सारी लिकर यूनिट्स इंडिया आ गई, जितनी भी लिकर की बॉटल्स हैं वो सब की सब इंडिया आ गई। एक और बहुत दिलचस्प किस्सा इसमें दोस्तों ये था कि राष्ट्रपति की जो बग्गियां थी, उस वक्त वॉइस रॉय के पास 12 बग्गी गाड़ियां थी। 6 गोल्डन पॉलिश में थी और 6 सिल्वर पॉलिश में थी। दोनों ही दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, इस बात के लिए अड़ गए थे कि हमें ये 12 की 12 चाहिए, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन ने इसका फैसला इसमें करा कि 6 गोल्डन एक तरफ रहेंगी और 6 सिल्वर दूसरी तरफ रहेंगी। और ये कौन लेगा, इसका फैसला एक टॉस से किया गया और वो टॉस में इंडिया जीत गया। तो 6 गोल्डन बग्गियां हमारे पास चली आई। ये बग्गियां में एक जो विशिष्ट बग्गी जिसमें कि हमारे भारत के राष्ट्रपति बैठ के चला करते थे, आजकल वो सुरक्षा कारणों की वजह से उसमें नहीं बैठ के चलते हैं, वो आज भी भारत में है। ये 6 बग्गियां भारत को मिल गई और 6 सिल्वर वाली बग्गियां पाकिस्तान लेकर के चला गया। तो ये था दोस्तों कुछ एक रोचक किस्सा, जिसमें कि हमने देखा कि भारत पाकिस्तान ने अपनी
चल और अचल संपत्तियों का किस तरह से बंटवारा किया, ये भी कितना त्रासदी वाला था, ये आपने देखा है। एक एक चीज के लिए दोनों देश आपस में लड़ रहे थे, कोई किसी दूसरे के पास कोई भी चीज ज्यादा नहीं जाने दे रहा था। उनका मेन मकसद ये था ज्यादा से ज्यादा अपने साथ रखें। आई होप कि आप लोगों को आज कुछ नया ज्ञान मिला होगा और आप इन सब चीजों को फॉलो करते रहिए, मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको और भी कुछ रोचक तथ्यों के साथ मैं फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। टिल देन, थैंक यू।